अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम लोग 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक तो जैसे कि आज सारा दिन सोशल मीडिया पे और जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे है, आपको पता ही है कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से ख़बरें गूंजती रहीं, गर्दिश करती रहीं। और दूसरा हम इमरान खान साहब के केस के हवाले से बात करेंगे। और तीसरा जो आजकल हम देख रहे हैं कि एक फ़िज़ा बनी हुई है, हर कोई चढ़ता उठता है और इस्टेब्लिशमेंट पे और आर्मी के ऊपर चढ़ाई कर देता है। और इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर को जो धमकी दी गई है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं हम अरशद शरीफ केस के मामले पर। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अरशद शरीफ जो थे एक बहुत मायानाज, एक बोल्ड सहाफ़ी थे और ARY से इनका ताल्लुक़ था और एक अरसे से ये ARY पे अपना काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। तो इसकी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। बैकग्राउंड तो यही है, जैसे कि आपको पता है कि उनका ARY के साथ कोई कहा जाता है कि 15 साल पुराना उनका एक रिश्ता था। वो एक अरसे से वहाँ काम कर रहे थे और जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सहाफ़ियों को चुना, उनमें एक अरशद शरीफ साहब भी थे। और जो उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड किया इस्टेब्लिशमेंट ने, उसको फैलाने में इन्होंने इन सहाफ़ियों से काम लिया, जिसमें आप अरशद शरीफ का नाम ले लें, हमीद भट्टी का नाम ले लें, आरिफ हमीद भट्टी और समीर इब्राहिम, और उसके अलावा 2-3 सहाफ़ी और भी हैं। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत हटती है तो उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव भी चेंज होता है। तो जब नैरेटिव चेंज होता है नाज़रीन, तो ये इन लोगों के लिए, इन सहाफ़ियों के लिए जिनको इन्होंने बाय किया था, बहुत मुश्किल हो गया इस नए नैरेटिव के साथ चलना। और उन्होंने फील किया कि उनके साथ उनको गलत गाइड किया गया है, उनको मिसलीड किया गया है। और लेकिन उन्होंने हुकूमत की तब्दीली के साथ भी अपना पुराना ही मिशन जारी रखा और पुराने व्लॉग करते रहे और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़े भरपूर तरीके से अरशद शरीफ साहब जो हैं वो निशाना बनाते रहे और उनके ऊपर बात करते रहे, उन पर व्लॉग करते रहे और उनके बारे में तकारीर करते रहे। और बहुत, यानी कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ काम किए। तो फिर उनके ऊपर केसेस बनना शुरू हो गए और धड़ाधड़ हमने देखा कि उनके ऊपर केसेस बन रहे थे, उन पर भी केसेस बन रहे थे। और जो दूसरे सहाफ़ी थे, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, आरिफ हमीद भट्टी और उसके अलावा समीर इब्राहिम, तो जनाब ये फिर सह नहीं पाए, अरशद शरीफ साहब सह नहीं पाए। और फिर हमने देखा कि ये KPK चले गए और रातों रात फिर वो पेशावर में इनको गवर्नमेंट की सरपरस्ती में उनकी गाड़ी के ज़रिए, इनको एयरपोर्ट के ज़रिए रातों रात इनको दुबई भेज दिया गया। कुछ अर्सा अरशद शरीफ जो थे वो दुबई में रहे। दुबई में उन्होंने सुकूनत इख्तियार की और जब वो दुबई में थे तो उन्होंने अपने तमाम जितने भी रिलेटिव्स से थे, दोस्त यार थे, उन सबके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो गया और इन्होंने ट्विटर भी अपना ऑफ कर दिया और किसी के साथ ये राब्ते में नहीं थे। तो इंतज़ार कर रहे थे, ज़ाहिर बात है कि कुछ हवा साजगार हो तो वो वतन वापस आएँ। तो इतनी देर में इनको दुबई हुकाम की तरफ से एक मैसेज आता है अरशद शरीफ साहब को कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर या मुल्क छोड़ दें, वरना हम आपको दोबारा रियासत पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। तो इन्होंने बेहतर यही जाना कि इन्होंने मुल्क दुबई छोड़ना बेहतर समझा। और इनके रिलेटिव्स के थ्रू एक बात भी पता चली, बात ये थी कि इनके पास ना यूरोप का और ना ही बरतानिया का वीज़ा था। तो इन्होंने फिर बेहतर यही जाना कि कीनिया चला जाए, क्योंकि कीनिया में ऑनलाइन वीज़ा दस्तयाब होता है। तो ये जनाब कीनिया चले गए और जब ये कीनिया गए तो कहा जाता है कि इनके साथ इनका भाई खुरम था, वो भी इनके साथ था। और ये वहाँ पर अपने एक दोस्त निगार है कि वकार है, नाम की कन्फ्यूजन है, उनके पास गए। वो जनाब कीनिया में रियल एस्टेट का बिज़नेस करते थे। ये उनकी तरफ रुके और बहुत खामोशी से ये वहाँ पे छुपे रहे, बहुत कम बाहर निकलते थे, रात के वक्त ज़्यादातर ये ट्रैवल करते थे। तो जिस रात, परसों रात जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त नैरोबी में ये 2 वाक़यात हुए थे। नगाती शहर में ये रह रहे थे तो वहाँ पे एक शख्स था, उसने पुलिस को ये खबर दी कि उसका जो बच्चा है वो उसकी गाड़ी समेत ही किसी ने अगवा उसको कर लिया है। और उसने पुलिस को अपनी गाड़ी का नंबर भी बताया, जो था गाड़ी का नंबर KDJ 700F। तो और जिसमें अरशद शरीफ साहब जिसमें ट्रैवल कर रहे थे, उस गाड़ी का नंबर था KDJ 200M। तो जब उसने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी कि मेरा बच्चा इस तरह से अगवा हो गया और ये जिस गाड़ी में सवार था वो गाड़ी समेत ही उसको अगवा कर लिया गया है, तो पुलिस ने नाके लगा दिए। और जब ये अरशद शरीफ साहब भी मगादी से जब नैरोबी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में नाका देख के तो ये समझे कि शायद हमारे लिए नाका लगा है, तो उन्होंने कच्चे की तरफ अपनी गाड़ी को उतार दी और कच्चे रास्ते से होते हुए जाने लगे।
पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की लेकिन ये नहीं रुके और अपनी आइडेंटिटी इन्होंने शो नहीं की, जिसकी वजह से पुलिस ने फायर किया और ये हलाक हो जाते हैं। ये तो पुलिस का नैरेटिव है। और जो इनका नैरेटिव है ये बयान करते हैं कि हमें जब पुलिस ने देखा तो हमने दूसरी तरफ अपनी रास्ते को चेंज कर लिया और हम वहाँ से जा रहे थे कि पुलिस ने हम पे फायर कर दिया। और इस दौरान जो उनका भाई था वो भी मौजूद था और जो ड्राइवर था उसने उनके भाई ने फिर फ़ोन किया निगार साहब को और उनसे कहा कि इस तरह से मामला हो गया और निगार साहब ने उनको कहा कि तुम फ़ौरन मेरे घर पहुँचो। तो ये ज़ख्मी अरशद शरीफ को लेकर गाड़ी चलाते गए और उनके घर पहुँचे और जब वहाँ घर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि अरशद शरीफ की डेथ हो गई है। तो नाज़रीन ये टोटल सीन था, ये टोटल बात थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गई। उन्होंने इकरार किया कि ये हमने ही सारा कार्रवाई हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी गाड़ियों के जो नंबर थे उनमें रिजेम्बलेंस इतनी थी कि हमें गलती हो गई और इस तरह से सीन हो गया। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे दो बातें सामने आती हैं। दो बातें सामने ये आती हैं कि किसी भी जगह पे ये कोई रूल कोई कानून नहीं है कि अगर पुलिस को आप आइडेंटिटी अपनी शो नहीं करवाते तो पुलिस डायरेक्ट फायर नहीं करती। पुलिस सबसे पहले उस गाड़ी के जो टायर होती है उसको बस्ट करती है और उसके बाद फिर भी अगर नहीं रुकते हैं तो कोशिश करती है पुलिस कि उसको ज़ख्मी किया जाए, ना कि उसके सर पे गोली मारी जाए। तो यहाँ पे नाज़रीन कन्फ्यूजन है, इसलिए बहुत से सवालात हैं जिनके अभी जवाबात मिलने बाकी हैं। लेकिन नाज़रीन जब ये खबर हमारे सामने आती है पाकिस्तान में तो एज़ यूजुअल जैसा कि आप लोगों को पता है कौमी यूथ का जो ट्रेंड है वो यही है कि उन्होंने फ़ौरन ही इस खबर को एस्टैब्लिशमेंट के साथ लिंक करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि धड़ाधड़ ट्विटर पे ऐसी ट्वीट सामने आना शुरू हो गई कि जिससे डायरेक्ट वो हिंट कर रहे थे DGI-SCI को और एस्टैब्लिशमेंट को कि देखें जी अब पहले ये सहाफ़ियों को उठाते थे, अब इनको कत्ल भी करना शुरू कर दिया। और इस सिलसिले में मैं नाम लूँगी कि जो बोल चैनल है उसमें तो डायरेक्ट वो एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और कह रहे थे कि डायरेक्ट मैं कह रही हूँ कि वो बोलना शुरू हो गए कि कितने आप सहाफ़ियों के आवाज़ें बंद करेंगे, सब आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से ARY की ट्यूनिंग हुई है तो इसी तरीके से अगर बोल की भी ट्यूनिंग हो जाए तो इनका भी किबला दुरुस्त हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि कौमी यूथ का जो हाल है वो उसी तरीके से वो भी स्टार्ट रहे। जैसे आप लोगों ने देखा था कि हेलीकॉप्टर हादसे में भी उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट कर दी थी आर्मी के ख़िलाफ़। इसी तरीके से उन्होंने इस हादसे को भी लेकर, इस शहादत को भी लेकर तो एक कैंपेन स्टार्ट कर दी है आर्मी के ख़िलाफ़, DGI-SCI के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और उनमें एक गम और गुस्सा पाया जाता है और वो सारा गम और गुस्सा ये जानते हुए भी कि नैरोबी की पुलिस ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है कि ये हमसे हुई है, उनका कत्ल हमसे हुआ है, हमारी फायरिंग की वजह से उनको हलाकत हुई है। लेकिन इसके बावजूद वो इस बात पे तुले हुए हैं कि ये जो हलाकत हुई है इसके पस मंज़र में, इसके पीछे जो है वो आर्मी का हाथ है। नाज़रीन दूसरी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि ऑडियो लीक्स को रुकवाया जाए, क्योंकि उनको खदशा था कि अगर ऑडियो लीक्स आती रहीं तो उनका जो असल चेहरा है वो सामने आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने फिर कल हफ्ते वाले दिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी तोशाखाना के फैसले के हवाले से और आज उसकी हेयरिंग थी। और तरहम नीला साहब को उन्होंने कहा, उनके जो वकील थे इमरान खान साहब के, ज़फ़र अली नाम था उनका, उन्होंने कहा कि इस फैसले को या तो मुअत्तल किया जाए या तब्दील किया जाए। जिस पे तरहम नीला साहब ने कहा कि हमारे पास तो अभी तक कॉपी भी नहीं आई है तो हम कैसे फैसले को तब्दील कर सकते हैं। और जहाँ तक मुअत्तली की बात है तो उन्होंने कहा मुअत्तल तो फ़िलहाल हो नहीं सकता जब तक हम पूरा केस नहीं पढ़ लेते, हमारे पास केस की कॉपी नहीं आ जाती। तो इसके बाद इमरान खान साहब कचहरी पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने ज़मानत करवाई। नाज़रीन मुझे याद आता है कि देखें आज ये अक्टूबर चल रहा है और लास्ट ईयर अक्टूबर में इमरान खान साहब कहाँ पे बैठे हुए थे, किस स्टेज पे थे, और जितने भी उनके अपोजिशन के लोग थे वो बेचारे सारे या तो ज़मानतें करवा रहे थे या नेब की केसेस भुगत रहे थे, कस्टडी में थे वो बेचारे। और इमरान खान साहब वो तख्त की बुलंदियों में बैठे हुए बड़ी रौनक के साथ मुस्कुरा रहे थे और सबके ऊपर केसेस दायर कर रहे थे। और आज वही सीन है कि इमरान खान साहब कभी सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हैं तो कचहरी में जाते हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये वही इमरान खान साहब है ना जो कहते थे कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको पकड़ूंगा और इन सबको जेल में डालूंगा, इन सबको मैं रुलाऊंगा। तो देखें अब हालात क्या हैं। इसलिए कहते हैं कि वक्त का पासा पलटते देर नहीं लगती। तो नाज़रीन ये थी दूसरी खबर और आगे तीसरी खबर की तरफ। और वो तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कुछ अर्सा पहले मरियम नवाज़ साहिबा को एक शख्स ने, वो जो थे कासिम सूरी साहब की मौजूदगी में कत्ल की धमकी दी थी। जैसे कि आप लोगों को भी पता है उसको अरेस्ट कर लिया गया
और अभी नाज़रीन 2 दिन पहले एक साहब जो उम्रे में गए हुए हैं, उम्रे पे गए हुए हैं, वहाँ से उन्होंने अपनी रिकॉर्ड करवाई है ऑडियो वीडियो भी, और बाकायदा वो बता रहे हैं कि मैं उम्रे पे आया हूँ और लेकिन उम्रे के बाद उम्रे की सआदत हासिल कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको मैं कत्ल करूँगा और उनके ख़ानदान को भी कत्ल करूँगा। ये नाजरीन लेवल पहुँच गया है अब PTI के फॉलोअर्स का। मैंने आपको कहा था ना कि ये फॉलोअर्स अभी तो सिर्फ ज़बान से बोल रहे हैं, फिर ये गालम गलोच पर आए, फिर ये बेइज्जती करने, इंसल्ट करने पर आए, और अब इनका आखिरी स्टेज यही है कि गोली। ये इतने नाज़रीन फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनके फॉलोअर्स, इनकी कौम यूथ, उर्फ़ आम में जो इनको यूथिया कहते हैं, मैं इस लफ्ज़ को नहीं अदा करना चाहती, लेकिन अफसोस के ये लोग हैं इसी काबिल। तो इनके तो अब इनकी फ्रस्ट्रेशन का ये हालत है कि अब ये बाग दोहल ये अब इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और ये बात करते हैं। तो नाज़रीन ये क्यों ना करेंगे? आपको याद होगा शहरियार आफरीदी और उनके जो उनके थे वो ग़ुलाम हुसैन, आई थिंक उनका नाम था, उन्होंने क्या कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ख़ुदकुश जैकेट पहनूं और जाके पार्लियामेंट के सामने उन लोगों के सामने, कुछ इस तरीके की उनकी भी स्टेटमेंट थी ना कि ख़ुदकुश धमाका कर दूं, सब लोग मर जाएं। और अभी भी जो केस है अरशद शरीफ के केस के मामले में 1-2 घंटे पहले जो शहरियार आफरीदी हैं ये मीडिया से बात करते हुए यही बात कर रहे थे। अभी भी इनकी भी वही ट्यून थी जो कौमी यूथ की है कि इस्टेब्लिशमेंट कितने लोगों की ज़बानें बंद करेगा, तो इनका भी वही हाल है। तो मैं कहती हूँ कि जब सारी पार्टी अगर अल्ताफ़ हुसैन ने बहुत गलत किया था, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी इस हद तक नहीं गई थी जिस हद तक इमरान खान साहब की पार्टी जा चुकी है कि अब ये बबांग दौहल सबको ऐलान कर रहे होते हैं कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अभी हम देख रहे हैं कि उन साहब का अभी तक किसी ने बाल भी कभी नहीं किया और ना उन तक कोई पहुंचा है। तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बयान ज़रूर आया है, वो कहते हैं कि हम नोटिस लेंगे। देखिए आप पता नहीं कब नोटिस लेते हैं, जब खुदा न खास्ता वो कोई कत्ल कर देगा तब हुकूमत पाकिस्तान को होश आएगी, कब होश आती है वल्लाह आलम। तो नाज़रीन ये इमरान खान साहब की ये बात मैं अपनी तकरीबन हर व्लॉग में बयान करती हूँ, मैं कहती हूँ इमरान खान साहब की ना हर चीज़ माफ़ हो सकती है, हर बात माफ़ हो सकती है, लेकिन ये जो उन्होंने जहर, ये जो उन्होंने माइंड जो प्यूटेड कर दिया है ना हम नई नस्लों का, मैं कहती हूँ अगले 50 साल तक ये जो आज का जो जनरेशन है ना, जो उनका फ़ैन फॉलोअर है, जो उनका कल्ट फॉलोइंग है ना, वो उसकी 20-25 साल उम्र होगी। इस एज के वो बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में जो आप डालते हैं वो उसके ऊपर लेके बैठते हैं। कोई मैच्योर माइंड का कोई जो मैच्योर बंदा है वो तो इनका फ़ैन है नहीं, ना इनके पीछे है, तो वही इनके पीछे होगा। जो इमेच्योर जिनका माइंड होगा, तो उस माइंड को 50 साल तक जब तक वो नहीं हो जाता तब तक हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, और हर चीज़ में ये जो जहर है हमें हमारे सामने आता जाएगा। और मेरा ख्याल इमरान खान साहब का ये जो जुर्म है ना, ये नाकाबिले माफ़ी है और नाकाबिले बर्दाश्त है। तो नाज़रीन इसी व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।